नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आर की फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, आज आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप जुड़े रहे और अंत में ज़रूर बताइए कि आपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपने कितने का सही आंसर दिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सभी महत्वपूर्ण क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए अपन फास्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो पहला प्रश्न, 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में हुआ। और इसको आप मैं बता दूं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ होने वाला था? तो रूस में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसको भारत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर चेन्नई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिए कि दोस्तों 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर कौन है? यह आपको बताना है। 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर कौन सा है, यह आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर थम्बी है। सही आंसर रहेगा थम्बी। और दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित शुभंकर, वीरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से और ओलंपिक से संबंधित सोमेटी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा थम्बी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 3 अपना देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी कब की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। स्थापना कब हुई, यानी माका, जो माका ट्रॉफ़ी है, माका की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की स्थापना 1956-57 में की गई। सही आंसर रहेगा 1956-57। और 2021 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी होती है वो दोस्तों विश्वविद्यालय को दी जाती है। जो खेलों में सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन करता है उसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दी जाती है। दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय को 14 बार विजेता की ट्रॉफ़ी दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना। पंजाब विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 14 बार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये आपको बताना है। दोस्तों, ग्रैंड मास्टर शतरंज से संबंधित चैंपियनशिप का खिलाड़ी होता है और 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है और आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में और भी कौन से प्रश्नों को शामिल करें, यह भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना अगला, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, यह आपको बताना है। ये विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पूजा जातियान विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में प्रथम महिला सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6 अपना इम्पोर्टेंट रहेगा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 को हुई। 1930 में प्रथम बार हेमिल्टन कनाडा, ये भी आपको ध्यान रखना है, हेमिल्टन कनाडा के शहर में प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है। तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में प्रथम बार हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 और 7 का सही आंसर रहेगा मिल्खा सिंह ने भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल दिलाया था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 8 और इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों 2022 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 22वें राष्ट्रमंडल यानी 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 और 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में 21वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 9 अपना इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा। और अगला पर्सन रहेगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितनी टीमें हिस्सा लेगी, यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेगी, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा 72 टीमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन और पर्सन नंबर 10 अपना इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर कौन सा है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे उनका शुभंकर कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स इसका शुभंकर रहेगा मिस्तार उर्द। और दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊं तो इसमें धाकड़ जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर, सोमेटी ये पैरा ओलंपिक से संबंधित, और बिंग डिवेंडवेन इसका शुभंकर तो ये शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है, ये भी आपको एक्स्ट्रा रूप में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 11 रहेगा अपना। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के सेना में शामिल होते थे उसे क्या कहते हैं। जो स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के सेना में शामिल होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा क्रिप्टिया कहा जाता था। स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में जो सेना में शामिल होते थे उसे क्रिप्टिया कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 12 देखिए दोस्तों शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का श्रवणकाल किसे कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा और खेलों का श्रवणकाल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है स्पोर्ट्स एंड शारीरिक शिक्षा का। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा उत्तर एथेंस काल को खेलों और शारीरिक शिक्षा का श्रवणकाल कहा जाता था। चलिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताते रहिए कि आपको आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और आपने अभी तक कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 13 अपना रहेगा अगला पर्सन नंबर 13 प्लेटो किस खेल से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेटो कुश्ती का खिलाड़ी था। सही आंसर रहेगा प्लेटो कुश्ती से संबंधित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 14 देखिए दोस्तों भाला फेंक के शिक्षक को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भाला फेंक के शिक्षक को एकोनटोटिस कहते थे। सही आंसर रहेगा एकोनटोटिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 15 आज का अपना 15 नंबर पर्सन क्लासिकल एज का संबंध किससे है। ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्लासिकल एज का संबंध स्पार्टा काल से संबंधित है। सही आंसर रहेगा स्पार्टा काल। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 16 देखिए दोस्तों गैलन किस देश का निवासी था, ये आपको बताना है। गैलन किस देश का निवासी था, तो गैलन किस देश का निवासी था ये आपको बताना। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गैलन यूनान का निवासी था। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊँ तो गैलन यूनान का निवासी था जो चिकित्सा शास्त्री भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चिकित्सा शास्त्री था यानी चिकित्सक भी था, तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में चिकित्सक था। चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 17 और आज का इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा स्पार्टा में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा स्पार्टा में सैनिकों की टुकड़ी को ईरेन कहा जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों ईरेन। स्पार्टा में सैनिकों की टुकड़ी को ईरेन कहा जाता था। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 18 ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत का आयोजन कहाँ होता था। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत यानी कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत होते हैं, इनका आयोजन कहाँ होता था ये बताना आपको। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रोम के अंदर ग्लैडिएटोरियल स्पोर्ट्स यानी ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत खेलों का आयोजन किया जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 19
प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत के योद्धाओं का प्रशिक्षण स्थल कहाँ था। ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत के योद्धाओं का प्रशिक्षण स्थल कहाँ था, ये आपको बताना है। उनका जो एरिया होता था वो कहाँ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत के योद्धाओं का प्रशिक्षण स्थल पोम्पाई में था। सही आंसर रहेगा पोम्पाई। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20। ज़रूर आप जल्दी से जल्दी प्रश्नों का जवाब देते रहे दोस्तों, बिना टाइम खराब किए अपन पूरी प्रश्नोत्तरी को बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, बेस्डो ने फिलांथ्रोपियम की स्थापना कहाँ की। बेस्डो ने फिलांथ्रोपियम स्कूल की स्थापना कहाँ की, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बेस्डो ने फिलांथ्रोपियम स्कूल की स्थापना देसौ नामक स्थान पर की। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 20 का देसौ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 अपना इंपॉर्टेंट, प्रिजर्वेशन पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिजर्वेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रिजर्वेशन पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर रहेगा दोस्तों गेलन, प्रिजर्वेशन पुस्तक के लेखक है। सही आंसर रहेगा गेलन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, टर्नवेरियन आंदोलन का संबंध किस देश से है। टर्नवेरियन आंदोलन का संबंध किस देश से है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा जर्मनी। टर्नवेरियन आंदोलन का संबंध जर्मनी से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 23। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक पर हेनरिक लिंग को कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा पर हेनरिक लिंग। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 24। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा, मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है वो एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक्टिन के साथ साथ में मायोसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। मायोसिन यानी एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 25। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है दोस्तों, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया। खेलों की अस्थायी जांच समिति, ध्यान रखना समिति अस्थायी जांच समिति है, और इसका गठन कब किया गया ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25, खेलों की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, खेलों की अस्थायी जांच समिति का गठन 1958 यानी 1958 के अंदर किया गया। सही आंसर रहेगा 1958। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 26। हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई। हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना 1959 यानी 1959 में की गई। हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में की गई। सही आंसर रहेगा 1959। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 27। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27, कंकाली पेशियों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। कंकाली पेशियों में, यहाँ पे हड्डियाँ नहीं है दोस्तों, पेशियाँ हैं। कंकाली पेशियों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, कंकाली पेशियों में 75% जल पाया जाता है। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊँ तो हड्डियों में 25% जल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड्डियों में 25% जल पाया जाता है, लेकिन कंकाली मांसपेशियों के अंदर 75% जल पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 रहेगा, ज्यूस देवता की पत्नी के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव कौन सा था। ज्यूस देवता की पत्नी के सम्मान में महिलाओं के द्वारा आयोजित उत्सव कौन सा था ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ज्यूस देवता की पत्नी के सम्मान में महिलाओं द्वारा जो खेल का उत्सव का आयोजन किया जाता था उसे हेराका कहा जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों हेराका। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों हेराका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, निम्न में से कपाल की हड्डी नहीं है। जो हड्डियाँ दी गई है उनमें से कपाल की हड्डी कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, कपाल की हड्डियों में से कौन सी नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा स्टर्नम। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑक्सीपिटल कपाल की हड्डी, पैराइटल और फ्रंटल ये कपाल की हड्डी है, लेकिन
स्टर्नम हड्डी ये छाती की हड्डी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, छाती की हड्डी। तो दोस्तों स्टर्नम छाती की हड्डी है, न कि कपाल की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 रहेगा अपना, उपांगीय कंकाल की में कितनी हड्डियाँ होती है? उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, तो यहाँ पे उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 126। और उपांग में क्या आता है? तो हाथ और पैर दोनों उपांग के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? प्रश्न नंबर 31, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्षीय में 80 और उपांगीय के अंदर 126, टोटल हड्डियाँ 206 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्षीय में 80, उपांगीय कंकाल में 126 और टोटल हड्डियाँ 206 होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, सिस्मोइड हड्डी कौन सी होती है? सिस्मोइड हड्डी कौन सी होती है ये आपको बताना है। सिस्मोइड हड्डी कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 32, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सिस्मोइड हड्डी पटेला होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों पटेला। और दोस्तों जो ये क्या होती है मैं बताऊं, लंबी हड्डियों के किनारों पर जो सवतई जो हड्डियाँ बन जाती है वो सिस्मोइड हड्डी बोलते हैं। लंबी हड्डियों के किनारों पर जो हड्डियाँ बनती है उसे सिस्मोइड बोन बोलते हैं। तो पटेला फीमर हड्डी के किनारे पर जो हड्डी बनी है उसे बोलेंगे पटेला। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सिस्मोइड बोन पटेला को कहते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 33। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, मानव शरीर के वक्ष भाग में कितनी अस्थियाँ होती है? मानव शरीर के वक्ष भाग में कितनी अस्थियाँ होती है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वक्ष यानी छाती में 25 अस्थियाँ होती है, जिसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं 25 में से 24 पसलियाँ और एक स्टर्नम हड्डी होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मानव के वक्ष भाग में 25 अस्थियाँ, 12 जोड़ी पसलियाँ यानी 24 और एक स्टर्नम हड्डी होती है। इस प्रकार टोटल 25 अस्थियाँ होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, हड्डियों की कोशिका का नाम क्या है? हड्डियों की कोशिका का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो बोन्स की जो सेल होती है उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हड्डियों की कोशिका का नाम ओस्टियोसाइट। सही आंसर रहेगा ओस्टियोसाइट। हड्डी की कोशिका ओस्टियोसाइट कहलाती है। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ओस्टियोसाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 रहेगा, हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका का क्या नाम है? हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका का क्या नाम है ये आपको बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे निर्माण शब्द है, निर्माण करने वाली कोशिका। तो हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम दोस्तों सही आंसर रहेगा ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। और हड्डी की कोशिका ओस्टियोसाइट कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, हड्डियों में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? हड्डियों में कितना प्रतिशत जल या पानी पाया जाता है यह भी आपको बताना है। तो हड्डियों के अंदर कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 36। और इसका सही आंसर रहेगा हड्डियों के अंदर 25% पानी पाया जाता है, यह भी आपका सही आंसर रहेगा 25%। तो दोस्तों आपको आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपने 40 में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले YouTube पर जाकर, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और प्रतिदिन की क्लासों का आप जरूर फ़ायदा उठाइए। चलिए दोस्तों अपना अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 37 रहेगा, किस हड्डी के महार अंदर से स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है? किस हड्डी के महार अंदर से, यानी किस हड्डी के महार अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जिसे अपन मेरु तंत्रिका कहते हैं वो जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑक्सीपिटल हड्डी के महार अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीपिटल हड्डी खोपड़ी में पीछे की तरफ पाई जाती है, उसे जो कि रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड इसमें जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 38। आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों,
निम्न में से चेहरे की हड्डी कौन सी नहीं है? जो हड्डियाँ दी गई है उनमें से चेहरे की हड्डी कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा चेहरे की हड्डी कौन सी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें लेक्राइमल चेहरे की हड्डी, वोमर चेहरे की हड्डी होती है, मैंडिबल भी चेहरे की हड्डी होती है, लेकिन डेल्टोइड हड्डी चेहरे की नहीं होती है। तो सही आंसर रहेगा डेल्टोइड। और दोस्तों डेल्टोइड हड्डी कंधे की हड्डी है, यह भी आपको बता दूं मैं, कंधे की हड्डी होती है डेल्टोइड हड्डी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, डेल्टोइड कंधे में पाई जाने वाली हड्डी होती है। सॉरी, डेल्टोइड हड्डी नहीं होती है दोस्तों, कंधे में पाई जाने वाली डेल्टोइड मांसपेशी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा डेल्टोइड, कि चेहरे में पाई जाने वाली हड्डी नहीं होती है, ये कंधे में पाई जाने वाली मांसपेशी होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। मेटाकार्पल में दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेटाकार्पल जो कलाई का भाग होता है वो कलाई का भाग मेटाकार्पल कहलाता है, ये वाला भाग मेटाकार्पल होता है। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। जो ये वाला भाग हथेली का भाग होता है इसे मेटाकार्पल कहा जाता है, और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें हड्डियों की संख्या होती है मेटाकार्पल में 10, यानी एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में 5, टोटल 10 मेटाकार्पल होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 40। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो आज की अंतिम प्रश्न, मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है? मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है ये आपको बताना है। दोस्तों आपको मैं बताऊँ, मेटाटार्सल जो पैर का वो भाग होता है, पैर का अपना पंजा होता है, तो पैर का जो भाग होता है उसमें जो ये वाला भाग होता है इसे मेटाटार्सल कहते हैं। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पैर के मेटाटार्सल में 10 हड्डियाँ होती है, यानी एक पैर में 5 और दूसरे पैर में 5, इस प्रकार टोटल 10 हड्डियाँ होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार और नए हो तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज आपने 40 में से कितना स्कोर अचीव किया ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।